हाय एवरीवन, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट रेक्टेंगल पजल। सिमिलरली आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ट्रायंगल पजल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे, उसमें से जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का पार्ट निकाल देंगे। ठीक है, जिसकी तीनों साइड कैसी हैं, सेम है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये इस फुटप्रिंट में, इस मैप में अलग अलग प्रकार से फिट हो सकता है। वो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, रोटेट करके हो सकता है। ठीक है, वो जितने भी पॉसिबल एक्शन हैं उन सब का हम एक सेट बनाएंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि वो जितने डिफरेंट यूनिक एक्शन हैं क्या वो ग्रुप बनाता है। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो जो हमारा पहली पोजीशन है जिससे हम इस ट्रायंगल को इसके अंदर फिट कर सकते हैं वो हमारी एक नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, जिसे हम नाम देंगे 1 2 3। ठीक है, तो इस पोजीशन को मैं कहती हूँ आइडेंटिटी पोजीशन। सो 1 2 3 ये इसके आइडेंटिटी पोजीशन है, लेकिन सिर्फ एक आइडेंटिटी पोजीशन ही एक मात्र तरीका नहीं है जिससे हम इसको इसके अंदर फिट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल को रोटेट करके भी इसके अंदर फिट कर सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो जब मैंने इसको रोटेट किया तो मेरा ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर फिट हो गया। तो मैंने कितने से रोटेट किया, इसको मैंने किया 120 डिग्री से। ठीक है, सो अगर मैं इसको 120 डिग्री से रोटेट करती हूँ, 120 डिग्री से अगर मैं रोटेट करती हूँ तो भी मेरा ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर फिट बैठता है। ठीक है, अगर इसको एक और बार मैं इसको 120 डिग्री से रोटेट करूं, यानी कि 240 डिग्री से, तो भी मेरा इसके अंदर क्या होता है, फिट बैठता है। ठीक है, और अगर एक बार फिर से इसको मैं 120 डिग्री से रोटेट करूं तो मेरी ये पहली पोजीशन, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी पोजीशन थी, नॉर्मल पोजीशन थी, उस पोजीशन में वापस से आ जाता है 1 2 3। ठीक है, तो हम इसको जो है फिर से कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रोटेशन। अब रोटेशन के अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं जो मैं इस पे लगाऊं तो ये इसके अंदर फिट बैठ जाए। ठीक है, तो हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बात की थी हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप के बारे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप यानी कि इस तरह से, और वर्टिकल फ्लिप यानी इस तरह से। तो आप एक चीज देख रहे हो कि वर्टिकल फ्लिप लगाने के बाद ये इसके अंदर फिट नहीं बैठता, तो यहाँ पे हम वर्टिकल फ्लिप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो सारे एक्शन, वो डिफरेंट पॉसिबल वेज ढूंढना चाहते हैं जिससे ये जो शेप है इसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है, तो एक है हम इसको जो है इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको इस तरह से फ्लिप किया तो एक्चुअली मैंने इस एक्सिस के अलोंग इसको फ्लिप किया, यानी कि हमारा ट्रायंगल है तो मैंने इस एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये वाली जो एक्सिस है इसके अलोंग जब मैंने इसको फ्लिप किया तो भी मेरा जो है पोजीशन मेंटेन रहा। ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन था, कौन सा, 1 2 3। जब मैं इसको फ्लिप करती हूँ, आप इस साइड से कीजिए या फिर इस साइड से कीजिए, दोनों एक ही बात है। तो मेरा क्या हो गया 1 2 3। ठीक है, यानी कि 2 पहले यहाँ था, वो इस साइड आ गया और 3 इस साइड चला गया। ठीक है, तो दूसरा मेरे पास तरीका क्या है, वो है मेरे पास फ्लिप का। ठीक है, लेकिन ये फ्लिप मैंने कौन से किया, इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो मैं इसको फ्लिप नंबर 1 भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल को अगर इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यानी कि इस, अगर मेरा ट्रायंगल इस तरह से है तो ये 3 से गुजरने वाली जो एक्सिस है उसके अलोंग अगर मैं इसको इस तरह से फ्लिप करूं तो भी मेरा इसके अंदर फिट बैठता है। यानी कौन सी एक्सिस पकड़ी मैंने, ये वाली। ठीक है, और मेरे पास क्या है 2 1 3। तो ये भी एक दूसरा तरीका है जिसको मैं नाम देती हूँ फ्लिप 2। उसी तरह से आप जो है, मेरा था 1 2 3, इस 2 के अलोंग ये जो एक्सिस है, यानी कि ये वाली एक्सिस है, इसके अलोंग भी आप इस ट्रायंगल को फ्लिप करके क्या कर सकते हो, इसको इसके अंदर फिट कर सकते हो। तो क्या आ गया 3 2 1। तो मेरा दूसरा लास्ट वाला क्या है, फ्लिप 3। क्या और ऐसे कोई दूसरे तरीके हैं जिससे मैं, जिस एक्शन को मैं इस पे अप्लाई करूं तो इसके अंदर फिट बैठ जाए। ठीक है, इनके अलावा और कोई तरीके नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने देखा है इसके अंदर हमने वर्टिकल फ्लिप करके देखा जो इसको मेंटेन नहीं रखता। ठीक है, और ये आप जो है डायगोनली पकड़ सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसके अंदर जिससे हम इसको फ्लिप करें और हमारे पास एक नई पोजीशन आ जाए।
ठीक है, तो हमारे पास कितने एक्शन आ गए। एक है डूइंग नथिंग, जिसको हमने पिछले वाले वीडियो में नाम दिया था डीएन, यानी डूइंग नथिंग। तो मैंने अभी जो है सुविधा के लिए इसको नाम दे दिया आइडेंटिटी पोजीशन। दूसरा है कि हम इसको क्या करें, रोटेट करें। देखो आइडेंटिटी पोजीशन को आप जो है ये भी कह सकते हो कि हमने इसको 0 डिग्री से रोटेट किया है, यानी कि कुछ भी नहीं किया, तो इसको हम नाम देखते हैं R0 फिलहाल। ठीक है, रोटेशन बाय 120 डिग्री, इसको नाम देते हैं R1। रोटेशन बाय 240 डिग्री, इसको नाम देते हैं R2। फ्लिप 1 को नाम देते हैं F1, फ्लिप 2 को देते हैं F2, फ्लिप 3 को देते हैं F3। तो हमारे पास एक सेट बन गया जिसको नाम देते हैं, चलो इस सेट को नाम देते हैं D3। ठीक है, ऐसा क्यों नाम दिया है वो बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं। इस D3 सेट के अंदर 6 एक्शन है। कौन सा, R0, R1, R2, F1, F2, F3। ठीक है, ये 6 तरीके हैं जो हम इस ट्रायंगल पे लगा के इसको इसके अंदर फिट कर सकते हैं, और यूनिक तरीके हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि R1 और F1 बराबर है या फिर कोई दो चीज बराबर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सेट के अंदर हम रिपीट चीज नहीं लिखते, एक ही बात लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट आ गया है, और ऐसा ही सेट हमने रेक्टेंगल पजल के अंदर भी देखा था। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ये सेट ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, क्या ये ग्रुप है। ठीक है, सो ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, क्लोजर ये सेटिस्फाई करता है। ये क्लोजर क्यों है, क्योंकि अगर आप दो एक्शन करो, मान लीजिए मैंने दो एक्शन किए R1 और R2। ठीक है, फॉर एग्जांपल R1 और R2। R1 और R2 का क्या मतलब है कि पहले मैं R1 करूं फिर R2 अप्लाई करूं। तो करके देखते हैं। पहले मैंने जो है इसको किया R1, ठीक है, और फिर मैंने किया R2। R2 मतलब 240 से रोटेट करना, मतलब 1 और 2। तो आप देख रहे हो मेरे पास क्या आ गई, फिर से ओरिजिनल पोजीशन आ गई, यानी कि ये मेरा क्या आ गया, R0 आ गया। ठीक है, सो आप कोई भी दो ऐसे कंडीशन ले सकते हो। ठीक है, आप R1 F1 ले सकते हो, R1 F2 ले सकते हो, कोई भी दो एक्शन लोगे, जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो एक ऐसा ही एक्शन होगा। इन्हीं एलिमेंट्स में से कोई आपको एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लोजर है, इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे केले डायग्राम के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी दो एक्शन अप्लाई करोगे तो उससे निकलने वाला जो एक्शन होगा वो भी इन्हीं एक्शन में से एक एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि हम दो एक्शन करेंगे और हमारा ट्रायंगल जो है ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी एलिमेंट आएगा वो इसी में से आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। हमने जो है इस चीज को रेक्टेंगल पजल के अंदर भी देखा था, और ये एक्शन है तो एसोसिएटिविटी को फॉलो करता ही है। कि अगर आप जो है मान लीजिए है R1 R2 और फिर F1 कीजिए। ठीक है, पहले R1 R2 कीजिए फिर F1 कीजिए, या फिर पहले आप जो है R1 कीजिए फिर R2 F1 कीजिए, दोनों बात सेम है। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। पहले आप 120 से घुमाइए, फिर 240 से घुमाइए, फिर फ्लिप कीजिए, सेम बात ये है। तो ये एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करता है। ठीक है, तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, R0 है, तो इसी को हम नाम क्या देंगे, E नाम देंगे। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, वो क्या है 1 2 3। क्योंकि अगर आप इस 1 2 3 पे इनमें से कोई भी एक्शन अप्लाई करते हो तो फिर से वापस से हमें वही एक्शन मिलता है। जैसे कि 1 2 3 आपका आइडेंटिटी पोजिशन है, अगर इसको मैं इस पे मैं R1 अप्लाई करती हूँ, यानी क्या, तो पहले हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी पोजीशन है। ठीक है, यानी कि 1 2 3। अब मैंने इसको 120 डिग्री से रोटेट किया, यानी कि मैंने इसको 120 डिग्री से रोटेट किया, तो ये है क्या 2 1 3 या फिर 2 3 1, ये हमारा R1 ही है। ठीक है, और जब ये R1 है 2 3 1 और इस पे मैंने कुछ भी नहीं किया, यानी कि R1 पे मैंने जो है कुछ भी नहीं किया, तो भी मेरे पास क्या है, ये R1 वाली पोजीशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये 1 2 3 यानी कि डूइंग नथिंग वाली जो पोजीशन है वो कौन सी है, आइडेंटिटी है। ठीक है, अब लास्ट कौन सा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, देखिए अगर एक्शन रिवर्सिबल है,
यानी क्या कि 1 2 3 को मैंने रोटेट किया, अगर मैं इसको वापस से फिर से उल्टा रोटेट कर सकती हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो एक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे हर एक्शन रिवर्सिबल है। अगर आप 120 डिग्री से रोटेट करते हो तो आप उसको उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने इसको फ्लिप किया, अगर मैंने F1 से फ्लिप किया तो इसको एक बार फिर से F1 से फ्लिप कीजिए। ठीक है, तो आप फिर से आइडेंटिटी पोजीशन पे आ जाओगी, यानी कि F1 का जो इन्वर्स है वो खुद F1 ही है। ठीक है, उसी तरह से आप खुद निकालिए कि R1 का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि चेस का गेम होता है, ठीक है, तो चेस के गेम में एक बार जो वहाँ पे जो खिलाड़ी है उसने एक मूव कर दिया तो वापस से उसको रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, उसने जो मूवमेंट कर दी वो फिक्स्ड है। यानी क्या कि चेस के अंदर जो आप एक्शन कर रहे हो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जो गेम है वो ग्रुप नहीं बना सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा पजल है जिसमें आप एक्शन को एक बार करने से वापस से रिवर्स भी कर सकते हो, यानी क्या कि इसमें एलिमेंट का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो ये बनाता है एक ग्रुप। ठीक है, और इस ग्रुप का एक खास नाम है जिसे कहते हैं हम डायहेड्रल ग्रुप, डायहेड्रल 3 ग्रुप, यानी क्या D3 ग्रुप। ओके, सो D3 ग्रुप क्या चीज होती है? D3 यानी क्या कि चलो DN क्या होता है? DN यानी क्या? सिमेट्री ऑफ ग्रुप। ठीक है, सिमेट्री ऑफ n पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पे पॉलीगॉन क्या है? यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के केस में तीनों साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट कितने आए? जितनी साइड थी उसकी डबल एलिमेंट आए, यानी कि 2n आए। ठीक है, इसमें से जो पहले 3 एलिमेंट आए वो रोटेशन की वजह से आए, अब बाकी के जो 3 एलिमेंट आए वो रिफ्लेक्शन की वजह से या फिर फ्लिप की वजह से आए। इसको जो है मेनली बुक्स में रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम डायहेड्रल ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको आइडिया दे रही हूँ कि जो ये D3 है ये डायहेड्रल 3 ग्रुप है। ठीक है, जो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की सिमेट्री बताती है। ठीक है, और ये जो सिमेट्री के सारे एक्शन है इसको ग्रुप बनाते हैं। हमारे पास फाइनली D3 आ गया है जिसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, और हमेशा की तरह हम ट्राई करेंगे कि इन 6 एलिमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। ठीक है, हो सकता है इसमें से जो जैसे कि R2 है मैं इसको R1 के रूप में लिखूं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर ये मेरा आइडेंटिटी है इसको मैं R देती हूँ, ठीक है, तो 2 बार R करने से मुझे R2 मिल जाता है, बिकॉज R2 इज व्हाट 240 रोटेशन बाय 240। तो 240 का रोटेशन मुझे कैसे मिल सकता है? 120 को 2 बार रिपीट करो। ठीक है, यानी कि मैं R2 को लिख सकती हूँ R²। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को हटा दिया है, एक जो हमारा अल्फ़ाबेट था उसको कम कर दिया मैंने। उसी तरह से मैं F1 F2 F3 को भी करना चाहती हूँ। ठीक है, और हम लिखना चाहते हैं इस D3 को और रिड्यूस्ड फॉर्म में। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा केले डायग्राम की तरफ। ओके, सो केले डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा, ये हमारी है आइडेंटिटी पोजीशन 1 2 3। तो अगर हम इसको 120 डिग्री से रोटेट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये हमको मिलेगा, हम इसको जो है क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें मिलेगा 3 1 2 3 1 2, जिसको हमने नाम दिया R। ठीक है, R यानी क्या? रोटेटिंग बाय 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज पोजीशन। अगर मैं इसको फिर से जो है एक बार और 120 से रोटेट करूं तो मेरे पास मिलेगा 2 3 1 2 3 1, यानी क्या? R²। R² यानी क्या कि R को 2 बार रिपीट करना। और इसको फिर से मैं अगर इस पे R अप्लाई करती हूँ तो इस R पे मैंने फिर से जो है 120 से रोटेट किया तो मुझे R² मिला। ठीक है, अगर इसको मैं एक बार फिर से 120 से रोटेट करती हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगी? आइडेंटिटी पोजीशन मिलेगी, यानी कि E मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड कलर के एरोज हैं ये आपको रोटेशन बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर का एरो क्या है? R है। अब बात करते हैं कि ब्लू कलर के एरो क्या है। तो मेरे पास पोजीशन है 1 2 3, तो अगर मैं इसको जो है हॉरिजॉन्टल फ्लिप करती हूँ इस तरह से तो मेरे पास क्या मिलता है? 1 3 2 1 3 2। तो F मेरा क्या है? फिलहाल पकड़ लीजिए फ्लिप। ठीक है, तो मैंने इसको जो है 1 की एक्सिस से रोटेट किया, सॉरी फ्लिप किया। अगर मैं इसको 3 की एक्सिस से करूं यानी कि इस तरह से करूं, ठीक है,
3 को मैंने फिक्स किया है, 3 को फिक्स किया है तो इस तरह से किया है, तो बस 2 और 1 क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इस तरह से किया तो क्या बनेगा मेरा, ये वाला 2 1 3, क्या, फ्लिप अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ 3। तो ये एक्चुअली मेरा क्या है, F1 है, और ये मेरा क्या है, F2 है। उसी तरह से अगर मैं 2 को फिक्स करती हूँ और इसके अलॉन्ग इसको घुमाती हूँ तो मेरे पास 1 3 बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 3 2। तो ये मेरा क्या है, F2 है। अब सवाल ये है, हम बात कर रहे थे कि हम F1 F2 सॉरी F3 है, F3 को जो है R के रूप में लिखना चाहते हैं, F के रूप में लिखना चाहते हैं, इन वेरिएबल को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें जो है इन सबको रिड्यूस करना है, उस सेट को रिड्यूस करना है, यानी कि एक एलिमेंट को दूसरे के फॉर्म में लिखना है। तो एक ट्राई करते हैं, ठीक है, उसी तरह से बाकी आप कर सकते हो। तो मेरे पास आइडेंटिटी पोजीशन है 1 2 3, इसको मैं फ्लिप करती हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है फिलहाल F। तो मेरे पास क्या बन गया, 1 3 2। अब मैं इसको जो है रोटेट करती हूँ क्लॉकवाइज, तो 120 से मैंने रोटेट किया, मेरे पास क्या बना, 2 1 3, जो कि मेरा क्या है, F2 है। यानी क्या कि अगर मैं फ्लिप पर रोटेशन लगाती हूँ, यानी कि पहले F करती हूँ फिर उस पर रोटेशन लगाती हूँ, तो मेरे पास क्या मिलता है, F2 मिलता है। यानी कि इस F2 को जो है मैं F और R के रूप में लिख सकती हूँ। तो मेरे पास एक जो वेरिएबल है, एक जो अल्फ़ाबेट है, वो कम हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इसी F2 पर यानी कि FR को एक बार फिर से रोटेट करती हूँ तो मुझे F3 मिलता है, तो मेरा F3 भी गायब हो गया, ठीक है। यानी कि मैं F2 और F3 को F और R के रूप में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो पहले आपने एक फ्लिप किया, उसको रोटेट किया, तो यानी कि आपके पास FR मिल गया, ठीक है। तो ये FR कौन है, ये एक्चुअली F2 है। इसी FR पर FR को उसके बाद मैंने फिर से एक रोटेशन किया, यानी कि ये क्या बन गया, FR², जो कि क्या है, F3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे F2 और F3 निकल चुके हैं। तो हम जो नया सेट है उसको किस तरह से लिख सकते हैं, नए सेट को लिख सकते हैं D3 इज इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी पोजीशन, रोटेशन बाय 120 डिग्री। अब जो रोटेशन बाय 240 था उसको हम R² लिख सकते हैं, फ्लिप 1 को सिर्फ F लिख सकते हैं, जो हमारा F2 आया था इसको हम क्या लिख सकते हैं, FR लिख सकते हैं। यानी कि पहले फ्लिप करो फिर रोटेट करो, और जो F3 था पहले फ्लिप करो और फिर 2 बार रोटेट करो, ठीक है। अब देखिए इस सेट में और इस सेट में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे कितने थे, 1 2 मतलब 6 अलग अल्फ़ाबेट थे, और यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट और एक आइडेंटिटी के रूप में हमने पूरे सेट को लिख दिया, ठीक है। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि F2 को जनरेट करने का एक और तरीका है, क्या, कि पहले आप जो है उस पोजीशन को 2 बार रोटेट करो R² और फिर उस पर फ्लिप लगाओ, यानी कि पहले R² फिर F करो, ठीक है। तो भी आपको क्या मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा। उसी तरह से ये कि पहले आप क्या करो, रोटेट करो और फिर आप जो है फिर आप उसको फ्लिप करो, यानी कि RF करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, F3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ मिली कि वो ये कि D3 जो है वो आपका R और F से जनरेट हो सकता है सिर्फ, ठीक है ना। R और F से आप जो है D3 को जनरेट कर सकते हो इस तरह से, सच दैट कि देखिए अगर मैं R को 3 बार अप्लाई करूं, यानी क्या 120 डिग्री को मैं 3 बार से घुमाऊं तो मेरे पास 360 आ जाएगा, यानी कि कौन सी पोजीशन आ जाएगी, आइडेंटिटी पोजीशन आ जाएगी। तो आप ये कर सकते हो कि R का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं F की बात करूं तो क्या आप F का ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो F को अगर मैं 2 बार अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरी खास बात ये कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि FR किसके बराबर है, R² F के बराबर है, ठीक है। और FR² इज इक्वल टू RF, ये दोनों बात सेम है, ठीक है। तो तीसरी मैं इसको एक ही के रूप में लिखूंगी, आप ये लिख सकते हो कि R² F इज इक्वल टू FR, ये कैसा सेट है, ठीक है। तो मैंने इसको और भी रिड्यूस कर दिया। सो D3 क्या है, एक ऐसा सेट है जो रोटेशन और फ्लिप से सिर्फ केवल 2 एक्शन से आप इसको जनरेट कर सकते हो, सच दैट जहाँ पे R³ इज इक्वल टू आइडेंटिटी
एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड आर स्क्वायर एफ इज इक्वल टू एफ आर। अब एक सवाल जो हमारा रह गया था कि क्या ये अबेलियन है, ठीक है। सो इसका आंसर ये है कि देखिए आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि F2 और F3 बराबर नहीं है। ये क्या है 2 1 3 और ये है 3 2 1, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर है कि F1 इज नॉट इक्वल टू F2। और F1 को किस तरह से लिखा जा सकता है, FR के हिसाब से लिखा जा सकता है, दिस इज व्हाट FR। और F2 को किस तरह से लिख सकते हैं, RF के बराबर लिख सकते हैं, RF। और क्योंकि F1 और F2 बराबर नहीं है तो ये दोनों भी क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। सो एक चीज़ आप देख रहे हो कि फ्लिप और रोटेट और फ्लिप, ये दो अगर आप एक्शन इस तरह से करते हो तो आप सेम रिजल्ट पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो ट्रायंगल पजल है, ये जो D3 ग्रुप है, ये कैसा है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो D3 ग्रुप है, ये जो D3 सेट है, क्या ये ग्रुप है, इसको जानने का एक और तरीका है, वो कौन सा है, केली टेबल, ठीक है। अगर इसमें ऐसा भी कोई ऐसा एलिमेंट आता है जो इस सेट में से बिलोंग नहीं करता तो हम कहेंगे कि भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ऐसे दो एक्शन जब हमने किए तो एक ऐसा एक्शन मिल गया जो उस सेट का नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। और अगर सारे एलिमेंट्स इन्हीं एलिमेंट्स में से हैं इस टेबल के, तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर सिमेट्री बनी रहेगी तो हम कहते हैं कि अबेलियन है, नहीं होगी तो हम कहते हैं नॉन अबेलियन है, ठीक है। सो ये एक तरीका है केली टेबल से ये पहचानने के लिए कि हाँ ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। इस चीज़ को करने का बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये खुद करें, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि हमें मान लीजिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि पहले आप जो है 240 से रोटेट किए और फिर से 240 से उसको रोटेट कीजिए, यानी कि पहला एक्शन कीजिए और फिर दूसरा एक्शन कीजिए, फिर आप देखिए कि आपके पास क्या आता है, ठीक है। तो इस तरह से इस टेबल को पूरी करनी है। तो पहली जो रो है ये बहुत ऑब्वियस सी है कि अगर आप पहले आइडेंटिटी करते हो और फिर उन पे ये सारे एक्शन अप्लाई करते हो तो वो एक्शन आपको वापस से मिल जाएंगे, यानी क्या, E इंटू ई इज ई, E इंटू आर इज आर, E इंटू आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बात करते हैं सेकेंड एक्शन की, ठीक है। सो R इंटू ई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फिर से R आएगा। सो R इंटू ई इज R, R इंटू आर इज आर स्क्वायर, R इंटू आर स्क्वायर यानी कि आर क्यूब, और आर क्यूब किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। R इंटू एफ इज आर एफ, जो कि हमारे एक फ्लिप है। R इंटू आर एफ इज आर स्क्वायर एफ, ये भी हमारा एक दूसरा फ्लिप है। और R इंटू आर स्क्वायर एफ यानी कि ये क्या है, आर क्यूब एफ, ठीक है। तो आर क्यूब क्या है, आइडेंटिटी, और ये हमारा क्या है, एफ। तो आप इस रो में गौर कीजिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आया जो इस सेट में से बाहर का हो, और सारे एलिमेंट आए हैं, ई आर आर स्क्वायर एफ आर एफ आर स्क्वायर एफ, सारे एलिमेंट कवर हो गए, ऐसा कोई छूट भी नहीं गया, और सारे इसमें क्या है, सारे सेट के ही एलिमेंट है। उसी तरह से आर स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट, आर स्क्वायर इंटू ई इज आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब, और आर क्यूब इज इक्वल टू ई, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज आर टू द पावर 4, ठीक है। आर टू द पावर 4 का मतलब है आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। और ये आइडेंटिटी इसलिए आर आ गया। आर स्क्वायर इंटू एफ इज आर स्क्वायर एफ, आर स्क्वायर इंटू आर एफ इज आर क्यूब एफ, तो आर क्यूब तो आइडेंटिटी हो गई, और ये क्या आ गया आपके पास, एफ आ गया। और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एफ कितना हो गया, आर की पावर 4 इंटू एफ, और आर टू द पावर 4 इज आर, सो आर एफ आ गया। अब यहाँ पे कुछ नए एलिमेंट आए हैं, जब मैंने f को इनके साथ अप्लाई किया तो मेरे पास क्या मिला, f इंटू ई इज एफ, f इंटू आर इज एफ आर स्क्वायर, एफ स्क्वायर तो आइडेंटिटी हो गई, और एफ आर एफ और एफ आर स्क्वायर एफ। अब ये जो एलिमेंट हैं ये इस सेट के नहीं लगते, लेकिन हम इनको बदल सकते हैं। देखिए जैसे कि एफ आर है, तो हमने देखा है कि हमारा जो एफ आर है वो किसके बराबर है, एफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एफ, ठीक है। तो एफ आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर एफ, जो कि हमारा सेट का एलिमेंट है, देखिए आर स्क्वायर एफ है। फिर उसी तरह से एफ आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर एफ के बराबर होता है, ठीक है। सो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एफ, जो कि हमारा इसी सेट का एलिमेंट है, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं एफ आर एफ की,
तो देखिए कंडीशन के हिसाब से आर एफ किसके बराबर होता है, एफ आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और एफ इंटू एफ इज एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर इज आइडेंटिटी, तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी इंटू आर स्क्वायर, यानी कि ये आ गया आर स्क्वायर जो कि इसी एलिमेंट में से एक एलिमेंट है। उसी तरह से एफ आर स्क्वायर एफ को किस तरह से लिख सकते हैं, एफ और आर स्क्वायर एफ को किस तरह से लिखा जा सकता है, एफ आर के बराबर, और एफ इंटू एफ इज एफ स्क्वायर इज आइडेंटिटी, सो दिस इज आर। तो फिर से हमारे पास क्या आ गया, एफ आर स्क्वायर एफ आर एफ आइडेंटिटी आर स्क्वायर आर, जो कि इन्हीं एलिमेंट में से है, ठीक है। तो हमारी इस रो में भी कोई नया एलिमेंट नहीं आया है। सिमिलरली आप जो है इसके साथ भी कर सकते हैं। सो ये हमारा केले टेबल है और इसमें कोई सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है, ये आइडेंटिटी इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नॉन अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। सो अब हम कुछ बात करते हैं इसके सब ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो इनका क्या हम सब ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से बना सकते हैं। देखिए लैग्रांज थ्योरम के हिसाब से जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 6 है। तो 6 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, 1 2 3 और खुद 6। तो अगर मैं 1 और 6 की बात करूँ तो ये सब ग्रुप कौन होंगे, ठीक है। एक सब ग्रुप तो आपका होगा आइडेंटिटी और एक आपका होगा पूरा D3, ठीक है। तो उसको छोड़ के हम दूसरा निकालते हैं। एक आप सब ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा सब ग्रुप है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके बना सकते हो। आप बना सकते हो ई आर और आर स्क्वायर का, यानी कि सिर्फ रोटेशन का, ठीक है। तो ई आर और आर स्क्वायर एक रोटेशन का सब ग्रुप है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि ये आर से जनरेट किया गया है और कैसा है, साइक्लिक है, क्योंकि आप इसको जो है आर से जनरेट कर सकते हो, ओके। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है ये देने के लिए कि देखिए जो पूरा ग्रुप है ये नॉन अबिलियन है, लेकिन इसका सब ग्रुप क्या है, अबिलियन है। तो अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है तो हो सकता है कि उसका सब ग्रुप अबिलियन हो, ठीक है। H2 आप ले सकते हो, एक आइडेंटिटी और एक फ्लिप, कोई भी एक फ्लिप ले लीजिए आप, ठीक है। तो मैंने एक फ्लिप ले लिया, ठीक है। सो फ्लिप यानी कौन सा वाला, कोई भी एक फ्लिप अगर आप इसके अराउंड करते हो तो ये फ्लिप जो है सेल्फ इनवर्स होता है। तो ये आपका F1, ये एक आपकी क्या हो गई, सब ग्रुप हो गया। H3 आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी और दूसरा फ्लिप यानी कि F2। H4 आप ले सकते हो आइडेंटिटी और एक तीसरा फ्लिप, ठीक है। सो ये आपके जो है ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स हो गए, ठीक है। फिर H5 आप क्या ले सकते हो, सिर्फ आइडेंटिटी, और H6 आप जो है पूरा का पूरा D3 ले सकते हो। तो ये इसके क्या है, पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं D3 के, ओके। सो ये था अबाउट ट्रायंगल पजल, ठीक है। आई होप आप जो है डायहेड्रल 3 ग्रुप को विजुअलाइज कर सके हों, ठीक है। इसी तरह से हम और भी ग्रुप थियोरी को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ग्रुप थियोरी इज अबाउट विजुअलाइजिंग, इट इज़ अबाउट सिमेट्री, ठीक है। तो हम जो ये ग्रुप पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हमने जो रेक्टेंगल पजल पढ़ा, ट्रायंगल पजल पढ़ा, ये एक्चुअली सिमेट्री ग्रुप है। सिमेट्री ग्रुप यानी क्या, कि आप जो है किसी चीज़ की सिमेट्री स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उन सिमेट्री में जो एक्शन लग रहे हैं उनका एक कलेक्शन कर रहे हो और आप देख रहे हो कि वो किन्हीं प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, जिसे हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, फिर उनको ग्रुप कहते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। मिलते हैं अगले वाले वीडियो लेक्चर में।